नमस्कार। फरीदाबाद बड़खल तहसील में हम पहुंचे हैं और बता दें आपको मामला क्या है। एक वकील साहब हैं, उनके साथ तहसील में कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि तहसीलदार के जो कर्मचारी हैं, तहसील में काम करने वाले हैं, उन्होंने वकील के साथ मारपीट की है। क्या है पूरा मामला एक बार जानेंगे। तमाम वकील यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और 2 नंबर चौकी में अभी कंप्लेंट भी दी है इस बाबत और बात करेंगे। क्या नाम है जी? मैं दीपक गुप्ता एडवोकेट। जी क्या बात होगी? सर मैं एक डॉक्यूमेंट पंजीकृत कराने या तहसील में आया था। यहाँ पे तहसीलदार, आज बड़े तहसीलदार का हफ्ता था, पर मौके पे छोटे तहसीलदार बैठ के मार्क कर रहे थे, जिनका नाम उमेश कुमार है। उनके 2 लड़के हैं जो हमसे उगाही करते हैं और पैसे लेते हैं डॉक्यूमेंट पंजीकृत करने के। सही डॉक्यूमेंट हो जब भी पैसे मांगते हैं। मैंने परसों एक डॉक्यूमेंट जमा कराया था। वो लड़के का नाम है उनका? एक का नाम सोनू है और एक ही उनका कोई अज्ञात व्यक्ति जो उनके साथ रहता है यहाँ पे। ये नौकरी करते हैं या वैसे ही? साहब ये प्राइवेट है और घूसखोरी के लिए पैसे लेते हैं हमसे। इनका कोई लेना देना नहीं, कोई लेन देन कोई भी नहीं है। झगड़ा हुआ तो तहसीलदार अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया उनको। उनको? हाँ, झगड़ा हुआ है तो तहसीलदार उनको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया है यहाँ से। हाँ, तो फरीदाबाद देख सकते हैं हम कई बार दिखा चुके हैं कि राजस्व विभाग में पटवारी हो या तहसीलदार हो, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो लड़के होते हैं जिनका कोई खाता नहीं होता, वो यहाँ पर काम करते हैं। वही आपसे ठेका ले लेंगे आपका काम करने का, और जो डायरेक्ट जो अफसर होते हैं फ्लैट पे मांग रहे हैं। फ्लैट पे के एनआईटी के फ्लैट के 1.25 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं, और जो ऑफलाइन रजिस्ट्री है उनके 25,000 रुपए ले रहा है, और जो टुकड़े हैं उनके वो 40,000 वो कर ले रहे हैं। हाँ जी। आपसे किस बात पे? मेरे सही डॉक्यूमेंट थे, कह रहे थे हमें रूटीन की फीस दी जाए। मैंने रूटीन के परसों सोनू को ही 2500 रुपए दे दिए थे। उसने कहा ये तो तहसीलदार का खर्चा, हम कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं यही दे सकता हूँ। तो उस पीछे से उसने मेरे डॉक्यूमेंट हाथ से छीन लिए। मैंने कहा मेरे डॉक्यूमेंट कैसे छीने? तो उसने मेरे सीधा हाथापाई करी और दूसरा लड़के ने आके मेरी छाती पे लात मारी। हालांकि सरकार की एक गाइडेंस है कि देख सकते हैं फरीदाबाद चोट लग रही है, छाती पे लात मारी। छाती पे लात मारी, मैं नीचे गिर गया। अगर मेरे अधिवक्ता भाई, बड़े भाई महेश भड़ाना जी ना होते तो आज मैं नहीं होता यहाँ पे। और मेरे को जान से मारने की धमकी देके गए हैं। हथियार भी थे उनके पास, एक के पास डंडा था, गाड़ी से डंडा लेके निकाल के लाया था। और यहाँ की सरकार की गाइडेंस है कि भाई रजिस्ट्री साथ के साथ साइन करके दो, लेकिन तहसीलदार उसको एक एक हफ्ते अपने घर रखता है, एक एक वकील को अपने पास बुलाता है और उनसे उगाही करता है। ये हमारे बड़े। हाँ जी। तो फरीदाबाद तहसील में भ्रष्टाचार का मामला बार बार उठाते रहते हैं और आज देख सकते हैं तमाम वकील इस मामले को उठा रहे हैं। हाँ जी वकील साहब। मैं दर्शनलाल कुरेजा एडवोकेट। देखिए, भ्रष्टाचार तो मैं कहता हूँ चरम सीमा पार कर चुका है यहाँ पर, क्योंकि आप देखें ये जो तहसीलदार हैं बार बार एक ही सीट पर रहना, फरीदाबाद को छोड़ के नहीं जाना। इसका क्या नाम है इसका? यहाँ ये मेरे ख्याल सुमेश कसाना जी हैं। उमेश मतलब बार बार पहले ये गोची रहे, मैंने सुना, फिर धोज रहे, फिर कहीं एक जगह और रहे, फिर यहाँ रहे, दयालपुर रहे। अब देखो फरीदाबाद छोड़ के राजी नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इस सीट पे मलाई होगी तभी तो यहाँ रह रहे हैं, वरना एक तहसीलदार अब जो आता है। मनोहर लाल जी कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। मनोहर लाल जी तब चलेगा भ्रष्टाचार। अच्छा अब आ गए दोबारा? नहीं, वहां तक तो रिपोर्ट पहुंची नहीं ना, अंडर टेबल जो काम हो रहा है। जब रिपोर्ट पहुंचती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, और हुई भी है आज तक। ये आप लोग ही बताते हैं, मीडिया के थ्रू ही पता लगता है हमें भी। ठीक है। मैं पलवल से वकील हूँ, 3 बार प्रधान रहा हूँ। क्या नाम वकील साहब? हेतराम शर्मा। हाँ, और ये जो है ना, ये अड्डे हैं भ्रष्टाचार के, बगैर पैसा, बिल्कुल पटवारी को जाने के हमारे ना वो भाई लोग हैं तो जाते हैं, हम बाहर के हैं, लेकिन ये तो कहते भ्रष्टाचार का अड्डा है। और नायब तहसीलदार तो बिल्कुल डूबा हुआ नीचे। और बड़े और मंत्री तो देखो बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, समाधान तो होता है। मंत्री को पैसा दे के यहाँ आया हूँ, जाने जी ये है कहानी। तो बताओ ऐसे कैसे न्याय होगा? ये झूठ बोल रहे हैं सारे सीएम पीएम साहब, भ्रष्टाचार खत्म। उससे भी ज्यादा जो पहले था ना, कभी मेरी 78-79 साल उम्र है, आज तक इतना भ्रष्टाचार ज्यादा है, जो ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। और कहो हलफनामा ले लो और ले लो, वो कुछ भी ले लियो मेरे से जो है। मंत्री को पैसे लग रहे हैं, बिल्कुल पैसे, मंत्रियों को पैसा देकर जब लग रही है अच्छी अच्छी जगह, ये वहाँ के दयालपुर उसके भागे, मोहना जाता है यहाँ से। माल है ना बड़खल तहसील में। देखो हम तो अधिवक्ता हैं सभी, हम झूठ बोल सकते हैं। देखो एक प्राइवेट आदमी भी इनसे इतना दुखा हुआ है, ये क्यों झूठ बोलेंगे? ठीक है, वो उनके अगर कोई परिस्थिति खराब है तो ही तो बयान कर रहे हैं। हमें ही तो बताएंगे सारी बात है, हम झूठ क्यों बोलेंगे? और हम तो इनके लिए लड़ेंगे, पैसा ले रहे हैं इनसे। हम तो अपने काम करते हो ना पलवल, मैं तो आया हूँ किसी काम से। हो गया काम? काय हो गया, बैठा आपने जाए कोई ना। और पूरी तहसील में ना तो एसडीएम है ना तहसीलदार है, कोई मतलब कोई अधिकारी यहाँ पर, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जो लोगों के काम करवा सके। जिम्मेवारी तो ये लेते नहीं ना जी, जिम्मेवारी तो सिर्फ इनकी पैसे की जिम्मेवारी है, उसके अलावा इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। एक छोटे से काम के लिए एक बुजुर्ग अपनी कमर तोड़ देगा, लेकिन ये काम नहीं कर सकते जब तक उसको पैसे नहीं देंगे। एक इंसान
मेरी अपनी रजिस्ट्रियाँ हैं जी। क्या नाम भाई साहब? एडवोकेट दिवेश अग्रवाल। मेरी अपनी रजिस्ट्रियाँ हैं, वो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही जी। आज होगी, कल होगी, टुकड़े की है, ये है, और पैसे दे दो फिर सारा काम हो जाता है। अब बताइए क्या होगा? और पैसे देने के बाद वो वैलिड कैसे होती हैं, ये बता दो भाई। पैसे नहीं दिए तो ये रजिस्ट्री वैलिड है, इनवैलिड है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा जी, ये तो ये दिक्कत है, ये कमी है। और उस चीज़ के पैसे दे दिए तो वैलिड हो गया। सरकार सही कह रही है कि सिंगल विंडो है, ये सिंगल विंडो है जी, इसको कहते हैं सिंगल विंडो। सरकार कहती है ना कि भाई कहीं आदमी को भटकने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल विंडो पे काम होगा, वो सिंगल विंडो ही है। नीचे से पैसे दो, वो विंडो खुल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। ये है, ऑनलाइन कर दिया, प्रॉपर्टी आईडी बना लो, सब भी नहीं है। एक आम आदमी को परेशान जो ऑनलाइन कर दिया तो ये अपने पास के मोबाइल में खोल खोल के देख रहे हैं, कागज मांग रहे हैं, अलग अलग से प्रिंट मांग रहे हैं, आज की डेट के अलग चाहिए, 4 दिन पहले के अलग आ रहे हैं, वो भी अलग आ रहे हैं। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया सिस्टम पर तो ऑटोमेटिक आगे वेरीफाई हो जाना चाहिए, लेकिन उसको करता कौन है? उसको वेरीफाई कौन करता है? क्लर्क ही तो करते हैं और ये करते हैं, तो कहाँ से ऑनलाइन हुआ? वो फाइल को जानबूझ के रोक लेंगे, जानबूझ के देखेंगे, अगर 99% डॉक्यूमेंट ठीक है ना, 1% की कमी ढूंढते, 1% कमी कहाँ है, वहीं दबा देना है। वो तो नस पकड़ रखी है। 90% 99 बस वो कहाँ से दूर हो जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आती। बस आज ठीक है, हम कहते हैं आरसी और तहसीलदार भाई कागज चेक करें, उनका अधिकार है, सरकार ने उनको बिठाया है, वो कागज चेक करें। लेकिन एक प्राइवेट बंदा जिसका तहसील से कोई लेन देन नहीं, वो कहता है कि आपकी ओसी नहीं है, आप नगर निगम से न्यूडूज लाओ, आप फलाना लाओ, मतलब उसको यहाँ से खड़ा होकर वहाँ चेक करेगा, वहाँ से खड़ा होकर वहाँ चेक करेगा। उस बंदे का क्या पर्स कौन चेक करने वाले? नहीं, उसका क्या है भाई? तहसीलदार कहीं नौकरी लग रही हो इनकी तहसील में? इनकी नौकरी जो ऊपर की पैसे आते हैं उससे तनख्वाहें दी जाती है मोटी मोटी। सरकार तो इनकी पैसे दे नहीं रहे। पटवारी वो है कक्ष, उनमें भी ऐसे होता है? पटवारियों को सब जगह कहीं भी ऐसी कार्यालय सरकारी नहीं है जिसमें कि प्राइवेट लड़के इन्होंने नहीं रख रखे। प्राइवेट लड़कों की तनख्वाह कौन देता है, ये तो यही बताएंगे। तो वो रजिस्ट्री आप कितने दिन से लेके घूम रहे हो? मैं एक लालडोरा की, लकड़पुर की रजिस्ट्री है लालडोरा की, उसका टोकन कटा शुक्रवार को। मैडम नेहा सारन ने आरसी से मैंने बोला तो ये बोल दिया कि मेरे से मिल लेंगे बाद में और मैं देखूंगी उसको। अब लालडोरा में क्या वो करने में क्या दिक्कत है, मेरी समझ में नहीं। और मिलने का क्या मतलब है? और पूरे दिन तहसील कार्यालय में हम आप खड़े हैं, आप तहसीलदार का ऑफिस खोल के देखिए, कोई बैठता ही नहीं है यहाँ पे। कमाल की बात किशोर जी ये है कि आप कम ये कहोगे आचार संहिता को ना, ये वो मांग रहे हैं जी वरदान कि भाई आचार संहिता लग गई, हमारा ट्रांसफर नहीं होना, अब 4 महीने लूट लो, जो आना है यहीं से आना है। आचार संहिता को ये लेके चल रहे हैं कि भाई ट्रांसफर तो होना नहीं है, भाई हम जो तय कर देंगे वो मिलेगा। ये मैंने आज ना भाई जी एक RTI लगाई है इनके, तो उसमें मैंने पूछा, आप कहे तो मैं क्वेश्चन पढ़ के भी बता दूंगा। बताइए एक बार। मैंने इसमें पूछा है कि श्रीमती नेहा सारन जो सब रजिस्ट्रार है यहाँ पे, वो कितनी बार किस समय तक बडकल फरीदाबाद कार्यालय में नियुक्त रही और क्यों बार बार मैडम यहाँ पे आ जाती हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में यह है कि उक्त श्रीमती नेहा सरन ने बतौर सब रजिस्ट्रार बडकल रजिस्ट्रेशन कार्यालय में कितनी मुख्तियारनामा जो कि ऑल इंडिया में बंद है, ऑल इंडिया में GPA जो होती है मुख्तियारनामा वो ऑल इंडिया में बंद है, लेकिन यहाँ मैडम की तहसील में सारे रजिस्टर्ड होते हैं। उसमें सरकार को स्टैंप ड्यूटी की इतनी हानि होती है, मान लो किसी में 5 लाख के पेपर लगने हैं, उसकी GPA कर दी जाती है, जबकि ऑल हरियाणा में बंद है, सरकार की हिदायत अनुसार बंद है। तो मैंने पूछा है क्वेश्चन कि इसमें मुख्तियारनामा आम जो कि ब्लड रिलेशन में नहीं आते कितने रजिस्टर्ड हुए। नेक्स्ट मैंने पूछा है श्रीमती नेहा सारन उप तहसील बडकल व फरीदाबाद में कितने बैनामे फ्लैट के बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के किए, मुझे उनकी कॉपी दी जाए। जिनके OC नहीं मिली उनके भी क्या नाम है बैनामे कर रखे हैं। यह है कि उक्त सब रजिस्ट्रार श्रीमती नेहा सरन उक्त तरह के मुख्तियारनामा आम की कितनी सरकारी फीस लेती है। मुख्तियारनामा आम जो कि सरकार ने बंद कर रखे हैं, कोई ना कोई तो लालच होगा जो 5-5 लाख की स्टैंप ड्यूटी बचाई जा रही है उनसे मिलके। फिर मैं पूछता हूं कि यह कि उक्त सब रजिस्ट्रार ऑफिस में नियुक्त सब रजिस्ट्रार स्टैंप ऑडिटर ने कितने मुख्तियारनामा आम पर कितनी स्टैंप ड्यूटी का नुकसान हरियाणा सरकार को किया। ये बहुत करोड़ों का लफड़ा है, ये छोटा लफड़ा नहीं है। यह कि उक्त फ्लैट एवं मुख्तियारनामा आम पर कमी स्टैंप ड्यूटी की यदि मुख्तियारनामा आम ना होते हुए भी बैनामा होते हैं,
तो उनमें कितनी स्टैंप ड्यूटी मिलती, जिसकी चोरी की गई उसकी कुल राशि जो कि हरियाणा सरकार को स्टैंप ड्यूटी का नुकसान है वो कुल नुकसान बताया जाए, जो कि करोड़ों और घने ही करोड़ों में होगा। फरीदाबाद देख सकते हैं भ्रष्टाचार का अड्डा बड़कल तहसील, और अब देख सकते हैं तमाम यहाँ पर वकील मौजूद हैं। आज की डेट में, भले ही आप कैमरा में देख लीजिए, आज की डेट में ही मैंने ये रिसीव कराई है। और यहाँ पे कोई भी तहसीलदार बैठ कर राजी नहीं है। उनके जो लड़के हैं, ये सोनू एंड जो दूसरा लड़का है, वही सौदेबाजी कहीं ना कहीं किसी कोने में खड़े होकर करते हैं और साहब लोग गायब होते हैं, साहब लोग नहीं बैठते हैं। जबकि सरकार की हिदायत है रजिस्ट्री करी और करते नहीं तुरंत वापस दी जाएगी। अब तुरंत वापस करने के लिए साहब है ही नहीं यहाँ पे। वो तो लड़के जो सेटिंग कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रियां ही वापस मिलती है, जो कि एक हफ्ते में। सेटिंग का तो आलम ये है वकील साहब, हमने एक वो सीएम विंडो लगाई थी, वो सीएम विंडो की यहीं से गायब हो गई। उसका कोई नाम बोला कि आपको व्हाट्सअप आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा सीएम विंडो का, लेकिन उसका ना तो कोई मैसेज आया, वो कंप्लेंट गायब होगी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत, जो ये क्लर्क जो लगे हुए हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत होती है। ये ऐसे जो कंप्लेंट्स हैं उनको दबा देते हैं। डेफिनेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और ये ऊपर तक हाथ बताते हैं अपना कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए आउटसाइडर लड़के रखते हैं कि भाई हम ऊपर ना पैसे दे के आते हैं। मतलब अगर कोई किसी पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, तो हम यहाँ आए 50 लाख रुपए दे के, और वो उगाई हम यहाँ से 1 करोड़ करके ले जाएंगे। उगाई तो हो ही रही है। जब बाहर के लोग जिनका कोई खाता ना भाई, उनको सारा काम दे रखा है, जिम्मा सौंप रखा है, लोगों से वो बहस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो समझ सकते हैं फरीदाबाद तहसील बड़कल तहसील हो, हाँ जी वकील साहब कुछ कहना चाहेंगे? बड़कल तहसील हो या फरीदाबाद तहसील हो, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। और अब भ्रष्टाचार तो छोड़ो, अब तो गुंडागर्दी का अड्डा कह चुके हैं, क्योंकि हमारा सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता के साथ जो क्लाइंट है वो अपने काम के लिए आता है, उसके साथ मारपीट की गई है। हाँ, तो ये तो वकील है बेचारे इकट्ठे हो गए, आम आदमी किसे इकट्ठा करेगा और कैसे इससे मुकाबला करेगा? मैं वकील साहब कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आम लोग खड़े हैं, इनको पूछो, बेचारे सुबह से आए हुए हैं और इनका कोई कार्य क्या हुआ कंप्लीट? सब यहाँ धक्का खा रहे हैं। नहीं हुआ। नहीं हुआ जी। किशोर जी आप जाओ, वहाँ जाओ, क्या हो रहा है? देख सकते हैं फरीदाबाद जो आम लोग हैं, तहसील जो खोल दी गई है, ये लोगों को सुविधाएं के लिए तहसील खोल दी गई है और उनको सुविधाएं मिलेंगी। सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन जितना ऑनलाइन हुआ है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबर साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।